गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल भी सर अड्डा पे। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर का सेशन हम एक बेहतरीन शायरी के साथ शुरू करते हैं कि हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की। हवाओं ने मुझे निराश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं वह पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पे उड़ान भरना सही समझा। मैं वह पक्षी बन गया जिसने ऊंचाई पे उड़ान भरना सही समझा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत लोग हमें गिराने का, रोकने का प्रयास किए, लेकिन आज उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सभी की वजह से ना मैं सच में उड़ना सीख गया हूँ। आप ज़मीन पे रोक रहे थे, लेकिन अब मैं आसमानों को छू रहा हूँ। भगवान का कृपा रहा तो सच में आप जहाँ हो वहीं रहोगे, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ उससे मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो चलिए, आज का करंट अफेयर है। आज 21 मार्च 2025 हो चुका है, तो आज का करंट अफेयर है। तो ये जो करंट अफेयर है ये हर किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला, चाहे वो यूपीएससी की कैंडिडेट हो, चाहे बीपीएससी के हो, एसएससी के, बैंकिंग हो, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का, चाहे बिहार पुलिस का स्टूडेंट हो, चाहे वो एसएससी जीडी का स्टूडेंट हो, किसी का यूपीएससी से लेके ग्रुप डी तक के स्टूडेंट भी डेली करंट अफेयर का फ़ायदा आप ले सकते हो। मैं बता दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं 1 रुपया बिल्कुल नहीं चार्ज करता किसी से भी। ठीक है, तो चलिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। मतलब कि जो हेरिटेज इमारत था, हेरिटेज इमारत, उसको अब होटल के रूप में इसको बनाया जा रहा है। तो कौन सा है सर वो राज्य सरकार? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। थोड़ा इसके बारे में विशेष हम जानकारी ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को पर्यटन के लिए, किसके लिए सर? टूरिस्ट के लिए, और आकर्षक बनाने हेतु हेरिटेज इमारतों को होटल में बदलने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 13 प्राचीन धरोहरों और किलों को रिजॉर्ट, होटल, शादी घर और होम स्टे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना को उद्देश्य इन धरोहरों का सांस्कृतिक संरक्षण करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना है। विकास कार्य को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कि पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पीपीपी मॉडल पर आधारित किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल हैं? थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला 60, दूसरा 62, तीसरा 70 और चौथा आपका 80। कितने हेस्टे 60 है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 62। कितना सर? 62। थोड़ा सा इसके बारे में विशेष देख लेते हैं। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत का 62, कितना सर? 62 संपत्तियों को शामिल किया गया। भारत में कई स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में शामिल है, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की अस्थायी सूची में भी स्थान प्राप्त है। अस्थायी सूची उन स्थलों के लिए होती है जो भविष्य में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से विश्व धरोहर का दर्जा नहीं मिला। अब समझ में आया कि अस्थायी सूची क्या होता है। अस्थायी सूची वह सूची है जो कि भविष्य में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित तो हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ऑफिशियल रूप से विश्व धरोहर का दर्जा नहीं मिला है। भारत की अस्थायी सूची में शामिल कुछ प्रमुख निम्न स्थल है, जिसके बारे में देखते हैं। पहला है आपका चिल्का लेक। ये कहाँ पे स्थित है सर? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ये किसके लिए फेमस है? तो ये एक विशाल मीठे पानी की झील है और पक्षियों की प्रवासन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका रानी की वाव, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है सर? एक गुजरात में स्थित है। एक ऐतिहासिक जलाशय है जो अपनी वास्तुकला और निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है कांची मंदिर। तमिलनाडु में कहाँ पे स्थित है सर? तो तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम के मंदिर, जो भारतीय मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो डिंडीगुल किला, तमिलनाडु में स्थित यह किला मध्यकालीन किलों और उनके निर्माण के बारे में जानकारी देता है। एंड फिफ्थ है नंदन कानन जैविक उद्यान, नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे स्थित है सर? तो आपका उड़ीसा में स्थित है। एक क्या है? एक प्रमुख जैविक उद्यान है, यानी कि बायोलॉजिकल गार्डन है, और वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह स्थल अस्थायी सूची में होने के कारण भविष्य में इनकी स्थिति को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। देखो, अगर आप करेंट अफेयर का मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो पहले मैं बस ऊपर ऊपर से बताता था आप, लेकिन अब मैं आपको एक एक चीज़ को विस्तृत तरीके से बताऊंगा, ताकि आप एक बार वीडियो देखो तो आपको पूरा समझ में आ जाए और मज़ा भी आए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है। क्या सर? ये हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है सर? तो ये आपका
जो किया जा रहा है आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? अब हम थोड़ा देखते हैं हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब के बारे में। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित कर रहा है, जो भविष्य के हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रयोग है। हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब एक प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजना का हिस्सा है, जिसे हाइपर लूप सिस्टम के रूप में जाना जाता है। हाइपर लूप एक परिवहन प्रणाली है जिसे एलन मस्क ने 2013 में प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य उच्च गति से लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, जो वर्तमान के रेल, कार या हवाई मार्गों से कहीं अधिक तेज होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आप राजधानी, सबसे ज़्यादा फास्ट राजधानी हो गया, वंदे भारत हो गया, इन सभी से भी ज़्यादा एक जगह से, चाहे वो कार्गो हो चाहे पैसेंजर हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने के लिए हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब का एलन मस्क ने 2013 में प्रस्ताव दिया था। ठीक है, प्रमुख हाइपरलूप परीक्षण स्थल कहाँ पे है इसका? दो जगह, एक लास वेगास में, दूसरा दुबई में है। लास वेगास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हाइपरलूप का एक परीक्षण ट्रैक बना हुआ है, जो इस नई परिवहन प्रणाली की वास्तविक दुनिया में कार्य क्षमता का परीक्षण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। दुबई में ही भी हाइपरलूप के विकास पर काम किया जा रहा है और यहाँ इसकी ट्रैक संरचना बनाने की योजना है। हाइपरलूप तकनीक का उद्देश्य यात्रा के समय को बहुत कम करना, ऊर्जा की खपत को घटाना और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। अगर एग्जाम में कभी ऐसा आता है कि बताइए कि हाइपरलूप तकनीक का उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन जो उद्देश्य है सर, यात्रा के समय को बहुत कम करना, ऊर्जा की खपत को घटाना और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालना। ठीक है, अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किन दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? दो, किसका सर, किस किस को किया? तो है आपका विक्रम 3201 और कल्पना 3201। आप इसको याद कर सकते हो विक्रम से। इन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जानते हो, वीएससी तुम्बा केरला में जो, तो विक्रम भाई से याद रखते हो। दूसरा कल्पना चावला जो है, इनसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि इसरो ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर के विकास में एक और कदम बढ़ाते हुए विक्रम 3201, कल्पना 3201 नामक दो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने आशा और विक्रम नामक दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है। ये माइक्रो प्रोसेसर विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। इन माइक्रो प्रोसेसर की थोड़ा अगर विशेषता की मैं बात करूँ तो बात करता हूँ आशा की। यह माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष उपकरणों और उपग्रहों के लिए एक नई तकनीक उपलब्धि है। इसका प्रयोग कम शक्ति और अधिक विश्वसनीयता वाली प्रणालियों में किया जाएगा, जो कि उच्च तापमान, विकिरण और अन्य कठिन स्थितियों में काम कर सकते हैं। विक्रम की बात करूँ तो यह भी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जो भारत के अंतरिक्ष मिशनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। यह अत्यधिक सुरक्षा और विश्वसनीयता के साथ कार्य करने के लिए सक्षम है। इन माइक्रो प्रोसेसरों का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों में डेटा प्रोसेसिंग की गति और विश्वसनीयता को बढ़ाना है, ताकि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और उन्नत और सक्षम बन सके। इसरो ने इन माइक्रो प्रोसेसरों का विकास पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी ज्ञान और संसाधनों के माध्यम से किया है, जो भारतीय तकनीकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में IGNCA ने स्थापना दिवस 3 दिवसीय मनाया है। IGNCA सेलिब्रेटेड कौन सा स्थापना दिवस ये मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस है? तो ये 38वां। थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसको कि IGNCA ने अपनी स्थापना के 38 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया। हाल ही में 3 दिवसीय समारोह, यह समारोह 15 से 17 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारतीय कला, संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देना है। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, प्रदर्शन और कार्यशालाएं आयोजित की गई। अगले सवाल की मैं बात करूं, हाल ही में कहां प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? कहां पे किया गया सर? तो ये आपका दिल्ली में किया गया। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।
इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नीति, अर्थशास्त्र और उनके प्रभावों पर चर्चा और विचार विमर्श करना था। सम्मेलन में विभिन्न विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं ने प्रतिस्पर्धा कानून और उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित मुद्दों पर विचार साझा किए। अगला सवाल है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया? किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? तो है आपका प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। वो कौन सा है सर? आपका प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को उद्यमों में प्रशिक्षित करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य स्वरोजगार की दिशा में युवाओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे इस योजना के तहत अपनी उद्यमिता शुरू कर सके। PMEG योजना क्या है? तो PMEGP योजना प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम का हिस्सा है, जो स्वरोजगार, जिसको कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह ऐप योजनाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और ऋण सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं और कार्यक्रमों को लाभ उठाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, अगला सवाल है कि भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सर ये 4 चीज़ों पर हस्ताक्षर किए। किस पे? रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल। डिफेंस, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर एंड स्पोर्ट्स। थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड ने इन 4 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक MOU, ठीक है, जिसको समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह समझौता दोनों देश के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। आइए इसे विस्तार में हम समझते हैं। रक्षा, भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किए है। इस क्षेत्र में सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश ने शैक्षिक विनिमय, अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इससे छात्रों और विद्वानों के बीच संबंधों को मजबूत किया जाएगा और दोनों देशों के शैक्षिक संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ेगी। नेक्स्ट है बागवानी, हॉर्टिकल्चर। बागवानी क्षेत्र में दोनों देश के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। न्यूजीलैंड में बागवानी प्रौद्योगिकी और भारत में कृषि की बारीकियों के मिलकर उपयोग से यह क्षेत्र प्रौद्योगिकी उन्नति और कृषि उत्पादन में सुधार करेगा। नेक्स्ट है आपका खेल। भारत और न्यूजीलैंड ने खेलों में भी सहयोग को बढ़ाने की पर सहमति व्यक्त की है। इसमें खिलाड़ियों के बीच आदान प्रदान, साझा प्रशिक्षण कार्यक्रम और दोनों देशों के खेल अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस प्रकार यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है, जो दोनों देश के लिए लाभकारी होगा। अगला सवाल है, 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है सर? तो 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, यानी कि टू प्रमोट 5G बेस्ड इनोवेशन। इसको थोड़ा विस्तृत में हम देखते हैं कि इस हैकाथॉन का उद्देश्य 5G प्रौद्योगिकी से जुड़े नए समाधान और नवाचार विकसित करना है। प्रमुख उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो 5G तकनीक का प्रसार और उपयोग, नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देना, विभिन्न उद्योगों में 5G का कार्यान्वयन, स्टार्टअप और प्रतिभागियों के लिए अवसर। ठीक है, 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का समग्र उद्देश्य भारत में 5G प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग करना है, ताकि यह स्मार्ट और डिजिटल भारत की दिशा में योगदान कर सके। इसके माध्यम से सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी बढ़ेगी और 5G तकनीक के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी बदलाव किए जा सकेंगे। और ये आपका आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? किसने की है? तो वो है आपका तेलंगाना। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि इस योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास और शिक्षा में सहायता दी जाएगी, जिससे वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, ये तेलंगाना है, तेलंगाना
तेलंगाना। राज्य युवा विकास योजना मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उनके समग्र विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और पहलुओं को लागू करना, जैसे कि कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम और रोजगार से जुड़े पहले। इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो ये था आज का आपका पूरा करेंट अफेयर। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होता है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें दर्द थोड़ी देर का होता है, लेकिन फ़ायदा जीवन भर रहता है। तो अगर कोई इंसान आपके सामने स्पष्ट बोल रहा है तो प्लीज़ उसको बुरा ना माने, ठीक है? क्योंकि सुई थोड़ा देर के लिए चुभता है, लेकिन आराम बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है? तो अगर आपको फ्री का PDF चाहिए तो आप कुछ मत करना, आप गूगल प्ले स्टोर में जाना, वहाँ से आप VSR अड्डा को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री का PDF मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना, सो डैट मेरा अगला जो नोटिफिकेशन है वीडियो को आपके पास आते रहे, ठीक है? चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।